चलें, कल हमने सेक्शन 11 तक कर लिया था फर्स्ट लेक्चर में, और मेन जो सेक्शन थी हमारी 7 थी जो हो गई। तो आज कोशिश करेंगे अपन सारा का सारा एक लेक्चर में इसको ख़त्म कर दें, क्योंकि अब हमें केवल ऑब्जेक्टिव की बात करनी है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। तो आज पहला सेक्शन हमारा सेक्शन 12, मूल्यांकन संबंधी प्रश्नों का विनिश्चय। इसको थोड़ा सा आप कनेक्ट करके देखें सेक्शन 5 से। सेक्शन 5 में भी यही था, अगर मूल्यांकन संबंध में कोई प्रॉब्लम आती है हाई कोर्ट के मैटर में और लघुवाद न्यायालय के मैटर में क्या क्या था। ये चूँकि कल ही हमने बात की थी, चैप्टर 3 बाकी सारे जितने भी कोर्ट्स में जो भी प्रोसीडिंग चलती है उससे रिलेटेड है, तो इसलिए ये उसके लिए लगभग सेक्शन 5 की तरह है। तो इसमें ये कह रहे हैं अगर मूल्यांकन संबंधी प्रश्नों के अवधारण में कोई प्रॉब्लम आती है कि सही मूल्यांकन किया गया है नहीं किया गया है, तो उस पर किसका विनिश्चय अंतिम होगा, किसके यहाँ डिसाइड किया जाएगा। तो इसमें बीच में एक लाइन लिखी है, हर प्रश्न का विनिश्चय उस न्यायालय द्वारा किया जाएगा जिसमें यथास्थिति ऐसा वाद पत्र या ज्ञापन फाइल किया जाता है। तो जो भी आप वाद पत्र या ज्ञापन जो भी एप्लीकेशन देंगे, है ना, जो भी सूट फाइल करेंगे, वही न्यायालय उसका विनिश्चय करेगा कि मूल्यांकन सही किया गया है नहीं। और जहाँ तक वाद के पक्षकारों का संबंध है, ऐसा विनिश्चय अंतिम होगा। इसका मतलब वाद के पक्षकारों को इसके अगेंस्ट और कोई एप्लीकेशन सूट फाइल करने की ज़रूरत नहीं है कि विनिश्चय सही किया गया है या नहीं। ठीक है, फिर आता है तो कौन करेगा, वो न्यायालय जिसमें आपने कोई एप्लीकेशन या सूट फाइल किया, अपील फाइल की है। फिर ये प्रोविजन दे रहे हैं, किंतु जब कभी ऐसा कोई वाद किसी अपील निर्देश या पुनरीक्षण न्यायालय के समक्ष आता है, न्यायालय का विचार है कि उस प्रश्न का विनिश्चय गलत तौर पर किया गया जिससे राजस्व का अपाय हुआ है। अगर आपने इस प्रकार का विनिश्चय किया है जिससे राजस्व का अपाय हुआ, अपील में, निर्देश में या रिवीजन में, यानी कि ट्रायल कोर्ट के ऊपर की बात कर रहे हैं। कुल मिलाकर ये कह रहे हैं कि ट्रायल कोर्ट को जो करना था कर दिया। सीधी बात है, पैरा 1 और पैरा 2 को मिलाकर अगर अपन देखें तो यहाँ पर जो ट्रायल कोर्ट है जिसमें आपने सूट या एप्लीकेशन फाइल की थी, अपील की बात नहीं कर रहे हैं, सूट या एप्लीकेशन फाइल की थी, तो वो खुद इसका विनिश्चय करेगा कि ये जो वैल्यूएशन किया गया वो ठीक किया गया है नहीं किया गया, और उसके अगेंस्ट पक्षकारों को कोई भी राइट नहीं होगा, उसका विनिश्चय अंतिम होगा। यहाँ पर इतनी बात हमने समझी। इसके कंटिन्यूएशन में अपन देखें कि सपोज कि उस केस में फाइनल डिक्री दी गई, फाइनल ऑर्डर दिया गया, जजमेंट दिया गया, उसकी अपील, है ना, या निर्देश में या रिवीजन में वो सुपीरियर कोर्ट के पास पहुँचता है, अपील कोर्ट के पास या रिवीजन कोर्ट के पास। तो वहाँ पर ये देखा जाएगा कि वो पहले तो पक्षकारों को कोई राइट नहीं था पैरा 1 में कि वो उसके अगेंस्ट कोई कार्रवाई करें कि वैल्यूएशन सही किया गया है नहीं किया। ट्रायल कोर्ट ने बोल दिया कि वैल्यूएशन सही है तो ये माना जाएगा सही है। लेकिन यहाँ वैसे तो वो अंतिम था, लेकिन अपील और रिवीजन कोर्ट उसको स्व मोटो ये देख सकते हैं कि वो वैल्यूएशन ठीक किया गया है तो नहीं। उनको पक्षकार नहीं बताएंगे, वो स्व मोटो उसको ये देखेंगे कि वैल्यूएशन ठीक किया गया है या नहीं किया गया है। पक्षकारों को राइट नहीं है कि अब अपील या रिवीजन कोर्ट में इस मुद्दे को उठाएं, वैल्यूएशन ठीक किया गया। अगर उसकी नज़र में न्यायालय की में आ जाता है और न्यायालय को लगता है गलत तौर पर विनिश्चय करने से क्या हुआ है, राजस्व का अपाय हुआ है ना, राजस्व को हानि हुई, रेवेन्यू को हानि हुई, तो क्या करेगा। तो लास्ट लाइन कहती है अतिरिक्त फीस के संदाय के लिए धारा 10 के पैरा 2 के उपबंध लागू होंगे। अब अपन बात करते हैं धारा 10 के पैरा 2 के उपबंध। तो वहां पर ये लिखा हुआ है या तो विचारण रोक दिया जाएगा या फिर बात खारिज कर दिया जाएगा। यानी कि पैरा 10 में क्या लिखा, पैरा 10 के वो सेक्शन 10 के पैरा 2 में क्या लिखा हुआ है कि यदि फीस नहीं दी जाती है, ठीक है, जैसे हम कल 7/11 CPC 7/11 की बात कर रहे थे, ऑर्डर 7 रूल 11 की बात कर रहे थे, तो यदि आप समय पर फीस संदत नहीं करते हैं, पेड नहीं करते हैं, तब तक के लिए आपका वाद रोक दिया जाएगा। ठीक है, और यदि एक रीज़नेबल टाइम है वो निकल जाता है जो आपको दिया गया है टाइम कि इस समय तक आप फीस जमा कर दें, अतिरिक्त फीस नहीं करते हैं तो आपका वाद खारिज कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये जो सेक्शन है इसको आप सेक्शन 5 और सेक्शन 10 को मिक्स करके मिलाकर पढ़ सकते हैं जी। ठीक है, तो ये जो यहाँ पर लिख लिया करें, जैसे 10 यहाँ पर लिखा है ना 10 पैरा 2, तो यहाँ पर लिख लिया करें कि या तो वाद रोक दिया जाएगा फिर खारिज कर दिया जाएगा, तो आपको फिर बार बार पेज पलटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलें, अब हम बात करते हैं सेक्शन 13 टू सेक्शन 16। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट बन के निकल रहा है, वो ये कहता है, यहाँ पर आप अपने सेक्शन 13 के ऊपर लिख लें रिफंड ऑफ फीस, सेक्शन 13 टू सेक्शन 16।
ये स्पेशल सेक्शन है, हो सकता है इस तरीके से एक ऑब्जेक्टिव आपको बनाकर दे दिया जाए कि रिफंड से रिलेटेड वो ऑब्जेक्टिव कहाँ मतलब दिए गए हैं, कौन से सेक्शन में। अगर आप सेक्शन 13 से लेकर सेक्शन 16 तक के टाइटल को आप पढ़ेंगे तो अभी आपसे अतिरिक्त फीस मांगी नहीं जा रही है। गलती से अगर आपने ज़्यादा फीस दे दी है ना, या फिर आपने सेक्शन 89 सीपीसी का फ़ायदा प्राप्त कर लिया है, या किसी कारण से आपके साथ कुछ गलत हुआ तो आपको फीस रिफंड की जा रही है, तो यहाँ पर ये बताया कि किन किन मैटर में आपको फीस वापस कर दी जाएगी। तो सेक्शन 13 से लेके सेक्शन 16 तक, 13, 14, 15, 16, ये 4 सेक्शन ऐसे बताए गए जिसमें आपकी फ़ीस रिफंड की जाएगी। तो पहले हम देखते हैं अपील के ज्ञापन पर संदत फीस की वापसी। ये कहते हैं यदि ऐसी किसी अपील या वाद पत्र को सिविल प्रक्रिया संहिता में आधारों में से किसी आधार पर निचले न्यायालय द्वारा नामंजूर कर दिया गया है, ग्रहण कर लिए जाने का आदेश दिया है। अपील में या वाद पत्र को आपने कोई भी ऐसी एप्लीकेशन की थी जिसको जो लोअर कोर्ट है उसने ग्रहण करने से इनकार कर दिया था, और सुपीरियर कोर्ट ने उसको ग्रहण करने का आदेश दे दिया कि हाँ इसको आप एडमिट करें और इस पर ट्रायल चलाएं, केस चलाएं, तब या यदि अपील में कोई वाद निचले न्यायालय द्वारा दोबारा विनिश्चय के लिए उसी न्यायालय को धारा 351, ये छोड़ दें सेक्शन, इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, हम तो केवल इतना देख लें कि दोबारा विनिश्चय के लिए क्या होता है। जैसे हम किसी मैटर में अपील करते हैं, रिवीजन करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो कई बार ज़रूरी नहीं है अपील कोर्ट उसको ट्रायल करे। अपील कोर्ट कुछ डायरेक्शन देता है कि इस डायरेक्शन के आधार पर आप इसको दोबारा से ट्रायल करें। तो यदि ऐसा किया गया है तो यहाँ पर देखें, अगर आपने अपील के लिए फ़ीस दी थी, किस आधार पर कि अब हमें अपील करनी है, अपील के लिए आपने फ़ीस दी थी, लेकिन अपील कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया, अपील कोर्ट ने डायरेक्शन दिया लोअर कोर्ट के कि आप उसको रीट्रायल करें। ठीक है, इसका मतलब अपील तो सुनी नहीं जा रही, तो फिर अपील के लिए जो फ़ीस दी गई थी वो वापस कर दी जाएगी। ठीक है, तो ये 2 मैटर आ गए। यदि निचले न्यायालय ने कोई वाद पत्र ग्रहण करने से मना कर दिया था, उसकी आपने अपील की है, तो अपील न्यायालय वाली फ़ीस वापस कर देगा जो आपने अपील न्यायालय में दी है। और अपील में अगर विनिश्चय को वापस करने का वो दिया जाता है, दोबारा विनिश्चय करने का वो दिया जाता है आदेश, तो फिर अपील की जो फीस है वो वापस कर दी जाएगी, प्रतिप्रेषित किया जाता है। तो अपील न्यायालय अपीलार्थी को एक प्रमाण पत्र अनुदत्त करेगा। प्रमाण पत्र कुछ नहीं होता, एक रसीद देते हैं, प्रमाण पत्र हम जिसको बोलते हैं, हर जगह यही होता है। रिफंड फीस की बात आती है, फ़ीस को रिफंड करना है तो एक सर्टिफिकेट आपको दिया जाता है रिफंड फीस के लिए, ठीक है ना, जिसको हम प्रमाण पत्र बोलते हैं। उससे आप कलेक्टर के पास जाकर अपनी फ़ीस वापस ले सकते हैं। फ़ीस वापस प्राप्त करने का क्या तरीका होता है, कलेक्टर से आप अपनी फ़ीस वापस ले सकते हैं। आजकल वो इलेक्ट्रॉनिक आधार पर भी आपको इलेक्ट्रॉनिक तरीके से भी मिल जाती है। तो आगे लिखा होगा ज्ञापन पर फीस की पूरी रकम कलेक्टर से ऐसी रीति में जैसी कि वेद किया जाए इलेक्ट्रॉनिक अंतरण के माध्यम से आप वापस प्राप्त कर सकेंगे। ठीक है, फीस कैसे प्राप्त की जाती है, हमेशा कलेक्टर से या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से। ठीक है, और किस आधार पर, आपको एक प्रमाण पत्र दिया जाता है कोर्ट के। ठीक है, चलें अब आ जाती है सेक्शन 14 और 15, ये निर्णय के पुनर्वलोकन के लिए आवेदन की फीस से संबंधित है। इसको पढ़ने से पहले हम एक छोटी सी बात समझ लें कि हर चीज़ के लिए लिमिटेशन एक्ट में टाइम दिया गया है। ये जो सेक्शन है 14 वो कहती है अगर टाइम जो दिया गया है, यानी कि फाइनल जो डिसीजन हुआ है कोई जिसका आप रिव्यू कराना चाहते हैं, उसके 30 दिन बाद यदि आप रिव्यू के लिए एप्लीकेशन करते हैं तो क्या कंडीशन होगी, और अगर 30 दिन के अंदर एप्लीकेशन करते हैं जैसे कि 15 में बताया गया तो क्या कंडीशन होगी। तो 30 दिन बाद और 30 दिन पहले की हम बात कर रहे हैं। तो सेक्शन 14 को अगर अपन अंदर से देखेंगे, निर्णय के पुनर्वलोकन के लिए आवेदन की फीस, यहाँ देखें, यहाँ की निर्णय पुनर्वलोकन के लिए कोई आवेदन डिक्री की तारीख से 30 दिन या उसके पश्चात उपस्थापित किया जाता है तो क्या होगा। तो देखें होता क्या है, यदि आपने 30 दिन के पश्चात एप्लीकेशन की है तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा फीस देनी पड़ेगी। ठीक, लेकिन यदि न्यायालय का ये समाधान हो जाता है कि इसमें पक्षकार की गलती नहीं थी, इसमें शब्द का उपयोग किया गया आवेदक की गफलत से कार्यत ना हुआ हो, गफलत यानी कि आवेदक की गलतियों से कार्यत ना हुआ हो, ठीक है ना, उसने लापरवाही ना की हो, तो फिर क्या होगा, आपको फीस एक प्रमाण पत्र, वही प्रमाण पत्र अनुदत्त कर दिया जाएगा, फीस वापस कर दी जाएगी। सेक्शन 13 से लेके 16 तक यही आएगा, प्रमाण पत्र दिया जाएगा, है ना, और प्रमाण पत्र के माध्यम से आप कलेक्टर से या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से फीस वापस ले सकते हैं। तो ये कब हो रहा है कि आपको एक्स्ट्रा फीस क्यों देनी पड़ी थी, आपने 30 दिन पश्चात एप्लीकेशन की थी रिव्यू के लिए, लेकिन जब न्यायालय का समाधान हो जाता है कि
आपने, आपकी गलती नहीं थी, इस 30 दिन के अंदर ना कर पाने के कारण आपकी लापरवाही नहीं थी, तो आपको फीस वापस कर दी जाएगी। फिर आगे पढ़ते हैं, किया जाएगा इलेक्ट्रॉनिक अंतरण द्वारा वापस पाने के लिए प्राधिकृत करेगी जितनी फीस से अधिक है आवेदन। ठीक है, आगे छोड़ दें, कोई मतलब नहीं आगे पढ़ने का। ठीक है, अब आ जाती है सेक्शन 15, जहां न्यायालय अपना पूर्व विनिश्चय भूल के आधार पर उलट देता है या उपांतरित कर देता है, वहां फीस की वापसी। ये तो बड़ा कॉमन सेंस की बात है, टाइटल से ही निकल के आ रहा है कि भूल के आधार पर पलट देता है। अगर अब देखते हैं, जहाँ की निर्णय के पुनर्वलोकन के आवेदन पर, ये भी रिव्यू में है न्यायालय, यानी कि सेक्शन 14 और 15 दोनों किससे, उसी न्यायालय की बात कर रहे हैं जिसने डिसीजन दिया था। एक में आपने रिव्यू किया, तो हम कह रहे हैं कि रिव्यू अगर आपने गलत 30 दिन के बाद किया है, रिव्यू के लिए एप्लीकेशन पक्षकारों ने, तो वो फीस अगर गलती से हुआ है, उसकी लापरवाही नहीं थी पक्षकार की, तो फीस वापस कर दी जाएगी। दूसरा ये कह रहे हैं कि रिव्यू, यानी कि दोनों ही कंडीशन में कौन से कोर्ट की बात कर चल रही है, 14 और 15 ने, जिसने डिसीजन दिया है। अब रिव्यू में आपने क्या किया कि जैसे गलती से भूल के आधार पर उलट दिया गया है, न्यायालय ने ये माना, अपन अंदर नहीं पढ़ रहे हैं, न्यायालय ये मानकर चलता है कि अगर रिव्यू कौन करता है, वही कोर्ट करता है जिसने डिसीजन दिया है, तो वहाँ पर जैसे रिव्यू किया है, वैसे तो रिव्यू में कोई न्यायालय ऐसा नहीं है जो अपनी गलतियों को माने, वो कहता है जो हमने किया था वही ठीक है। लेकिन सपोज़ कि न्यायालय मानता है कि ये जो डिसीजन दिया गया है गलत हो गया, हमसे गलती से भूल से एक डिसीजन हो गया है, तो फिर आपकी फ़ीस वापस कर दी जाएगी। कौन सी, जो रिव्यू के लिए दी है, ट्रायल वाली नहीं, ठीक है ना, वो फीस वापस कर दी जाएगी। लेकिन इसमें केवल इतना ही लिखा है, उसको छोड़ें, ये पूरे पैरा का एक ही मतलब है, ठीक, जो कि हमारे टाइटल से ही निकल के आ रहा है, पूरा पैरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन प्रोविजो इसका देखें, ये कहते हैं कि न्यायालय ने अपना डिसीजन तो बदल दिया है, इसमें एक शब्द है नया साक्ष्य, न्यू एविडेंस, उसको अंडर राउंड करें। आपने रिव्यू में एक नया साक्ष्य दिया जो कि आप दे सकते थे पहले, लेकिन आपने पहले ट्रायल में नहीं दिया, ठीक है। अगर आपने नए साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने अपना डिसीजन बदला है, तो फिर इसमें न्यायालय की गलती नहीं है। अगर आप पहले वो साक्ष्य न्यायालय के सामने, वो एविडेंस न्यायालय के सामने लेकर आ जाते, तो हो सकता है न्यायालय पहली बार में वही डिसीजन देता जो रिव्यू के बाद दिया है। तो यदि नया साक्ष्य आपने दिया है रिव्यू में, उसके आधार पर न्यायालय ने अपना डिसीजन बदला है, और साक्ष्य भी ऐसा जो पहले दिया जा सकता था और आपने नहीं दिया, तो ऐसी स्थिति में न्यायालय फीस वापस नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर न्यायालय की मिस्टेक नहीं मानी जाएगी, मिस्टेक आपकी मानी जाएगी, ठीक है। तो ओवरऑल 14 और 15 में दोनों सेक्शन किससे रिलेटेड है, रिव्यू से। एक 14 रिलेटेड है रिव्यू के लिए, आपने एप्लीकेशन आफ्टर 30 डेज में फाइल की थी, ठीक है ना। दूसरा है रिव्यू आपने फाइल किया, बाद में किया या पहले किया, कोई फर्क नहीं पड़ता, न्यायालय ने अपना डिसीजन बदल दिया तो फीस आपको वापस मिलेगी रिव्यू वाली। और लेकिन यदि रिव्यू में जो डिसीजन बदला गया है, वो कैसे बदला गया है, नए साक्ष्य के आधार पर, और साक्ष्य भी ऐसा जो पहले दिया जा सकता था। आप अंदर पढ़ेंगे तो ये लाइनें लिखी हुई हैं, जो दिया जा सकता था। अगर वो साक्ष्य ऐसा है कि वो उस वक्त था ही नहीं, है ना, हमें पता ही नहीं था, तो बात अलग था। लेकिन जो दिया जा सकता है आपने नहीं दिया, और उसके आधार पर यदि डिसीजन बदला गया है, तो फिर फीस वापस नहीं की जाएगी। फिर आता है सेक्शन 16, फीस का प्रतिदाय। इसमें केवल सेक्शन 89 को मेंशन कर लें तो आपको वैसे ही पूरी की पूरी बात समझ में आ जाएगी। सेक्शन 89 को मेंशन कर लें। 89 का आपको सीपीसी सेक्शन 89 का विशेष फायदा आपको क्या होता है ना। अगर आप सेक्शन 89 में जो जिस तरीके से न्यायालय के बाहर वादों के लोक अदालत के माध्यम से, है ना, कंसोलिडेशन के माध्यम से या समझौते के माध्यम से, किसी भी आधार पर यदि आप, मतलब जो ट्रायल चलती है, रेगुलर ट्रायल है कोर्ट की, उससे हटके किसी भी आधार पर सेक्शन 89 के दिए गए किसी भी आधार पर यदि आप डिसीजन को निपट पाते हैं, केस ख़त्म करते हैं, तो आपकी कोर्ट फीस रिफंड हो जाती है। उसमें लोक अदालत भी दिया गया है। लोक अदालत का भी हमें यही फ़ायदा होता है कि आपकी कोर्ट फीस है जो आपको वापस कर दी जाती है, चाहे वो सिविल मैटर हो चाहे क्रिमिनल मैटर हो। लेकिन हमारी ये सेक्शन 16 दी गई है किस आधार पर, 89, वो सिविल के आधार पर 89 जो दी गई। तो हम यहाँ पर ये देख कर चलेंगे तो वहाँ पर कोर्ट फीस वापस हो जाएगी। तरीका वही है, आपको एक रसीद मिलेगी जिसको हम प्रमाण पत्र बोलेंगे। वो प्रमाण पत्र से कलेक्टर कार्यालय में आप जाएंगे, वहाँ से आपको मिल जाएगी आपकी फ़ीस वापस, या फिर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से।
तो ये 4 सेक्शन आप रिफंड के संबंध में स्पेशली तौर पर, अभी तक तो हम यही पढ़ रहे थे कि भाई सरकार को हमें अतिरिक्त फीस देनी है, अतिरिक्त फीस देनी है। ये 4 सेक्शन पक्षकारों के लिए जिसमें उसकी फीस वापस भी मिल सकती है। ठीक है, तो सेक्शन 16 पे सेक्शन 89 भी मेंशन कर लेंगे और लेक्चर को याद रखेंगे तो आपका ऑब्जेक्टिव ठीक हो जाएगा। अब आ जाता है, अब आती है बाहुल्यपूर्ण बात। बाहुल्यपूर्ण बात के संबंध में हमने पहले हम ये समझ लें, कल हम सेक्शन 7 क्लॉज 4 क्लॉज सी उसमें या क्लॉज ए बी सी जो कुछ भी था, बी तो था ही नहीं, बी तो रिपील था सेक्शन 7 में, ए और सी उसमें ये बात कर रहे थे हम कि भाई जब, और बेसिकली सी में जब हम कह रहे थे उसमें डिक्लेरेशन सूट की डिग्री में यदि कोई कॉन्सिक्वेंशियल रिलीफ आपने मांगा है तब क्या होगा, अतिरिक्त अनुतोष उसमें दिया जाना है तब क्या होता है। कुल मिलाकर बात ये है कि यदि आप एक मैटर में, एक इशू में, है ना, एक वादक में, कॉज ऑफ एक्शन में एक से अधिक रिलीफ की मांग करते हैं तो आपको प्रत्येक रिलीफ के लिए अलग फीस देनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि यदि वो भी तब जब वो रिलीफ ऐसे हैं कि यदि आप उनको अलग अलग मांगते तो अलग अलग सूट फाइल करना पड़ता। जैसे आपने टाइटल मांगा है, कल हम यही बात कर रहे थे ना, सेक्शन 7 क्लॉज 4 क्लॉज सी में क्या बात कर रहे थे, आप टाइटल के लिए मांग रहे हैं तो कॉन्सिक्वेंशियल रिलीफ क्या होगा, पोजेशन, है ना, या किसी थर्ड पर्सन के संबंध में विक्रय कर दी गई है संपत्ति तो उससे हम क्या कहेंगे, उसके संबंध में किया गया विक्रय पत्र निरस्त किया जाए। अगर आप ये डिक्लेरेशन नहीं मांगते और किसी प्रॉपर्टी का केवल पोजेशन मांगते तो आपको पोजेशन के लिए अलग फीस देनी पड़ती, है ना। और यदि आप उसको सेकंड क्या बोला था, थर्ड पर्सन के संबंध में जो विक्रय किया गया है उसको आप निरस्त कराने के लिए एप्लीकेशन फाइल करते तो अलग फीस देनी पड़ती। तो कई बार क्या होता है, हम एक ही चीज़ एक ही केस में अलग अलग रिलीफ मांगते हैं। तो रूल ये है कि जितने आप रिलीफ मांग रहे हैं या मांग सकते हैं उस सब के लिए आपको अलग अलग फीस देनी पड़ेगी, भले ही वो एक ही केस में क्यों ना मांगे गए हों। इतनी सी बात आपके दिमाग में आ गई। तो इसी को ये बोलते हैं बाहुल्यपूर्ण वाद। बाहुल्यपूर्ण वाद यानी कि उसमें एक से अधिक मल्टीफेरियस सूट है, एक से अधिक वाद हैं, ठीक है ना। जैसे आप स्वत्व घोषणा और कब्जे के लिए वाद फाइल कर रहे हैं तो आपको डिक्लेरेशन के लिए अलग से केस फाइल, कल सेक्शन 7 में हमने ये पढ़ा था कि भाई अगर आप एक ही केस में एक से अधिक रिलीफ मांग रहे हैं तो उसमें फीस किस वैल्यू पर देनी पड़ेगी। डिक्लेरेशन में आपको क्या देना पड़ रहा था, फिक्स कोर्ट फीस, और पोजेशन में आपको देनी पड़ रही थी एड वैलोरम कोर्ट फीस, है ना। जो कॉन्सिक्वेंशियल रिलीफ आप ऐसा मांग रहे हैं उसमें आपको एड वैलोरम कोर्ट फीस देनी पड़ रही थी। तो वो हम इसलिए पढ़ रहे थे कि उसमें फीस किस वैल्यूएशन पर देनी है, ठीक है। यहाँ पर हम ये पढ़ रहे हैं कि फीस आपको अलग अलग देनी पड़ेगी। एक ही जैसी सेक्शन है, बस थोड़ा सा उन्होंने सेक्शन वाइज अलग कर दिया है। वो कहते हैं कि वहाँ पर जो फीस देनी पड़ रही थी, क्योंकि सेक्शन 7 क्लॉज 4 क्लॉज सी में ये बताया था कि आप जो कॉन्सिक्वेंशियल रिलीफ मांग रहे हो, है ना, जुड़ा हुआ अनुसंगिक अनुतोष मांग रहे हो, उसके लिए आपको फीस उस वैल्यूएशन पर देनी पड़ेगी जो उस रिलीफ की वैल्यू है। यहाँ पर ये बता रहे हैं कि आपको फीस उसके लिए अलग देनी पड़ेगी, और जिस चीज़ के साथ में, जैसे डिक्लेरेशन के साथ में आप पोजेशन मांग रहे हैं तो डिक्लेरेशन की अलग देनी पड़ेगी, और कॉन्सिक्वेंशियल रिलीफ जो आप मांग रहे हैं उसकी फ़ीस आपको अलग देनी पड़ेगी। तो दोनों सेक्शन एक ही हैं। वहाँ एक थोड़ी सी ये बताई थी कि हाँ फीस की वैल्यूएशन क्या है, यहाँ पर ये डायरेक्शन है एक तरीके से, आपको फीस अलग अलग ही देनी पड़ेगी। इसको आधार पर रखते हुए हम ये पॉइंट पढ़ लेते हैं। तो पॉइंट 1 और 2 दोनों में एक ही बात कही है, आपको फीस अलग अलग देनी पड़ेगी। अब इसको ज़्यादा डीपली समझने की ज़रूरत नहीं, बस इतनी सी लाइन याद करें। क्लॉज ए में, किसी वाद में जिसमें 2 या अधिक पृथक और सुभिन्न वाद हेतु संयोजित किए गए हैं और प्रत्येक के बारे में पृथक पृथक सुभिन्न अनुतोष चाहे गए हैं, वहाँ प्रत्येक पर आपको अलग अलग फीस देनी पड़ेगी। अब आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपने क्या किया है, किसी वाद में पृथक और सुभिन्न वाद हेतु संयोजित किए हैं, जो एक ही बात में आपने क्या किया है, अलग अलग कॉज ऑफ एक्शन आपने एक साथ रख दिए, लेकिन रिलीफ सबके बारे में आप अलग अलग मांग रहे हो। इसका एग्जांपल अपन यही मानकर चलते हैं, डिक्लेरेशन, पोजेशन, है ना, और जो विक्रय पत्र है उसको निरस्त किया जाए, यही सब मानकर आप चलें दोनों में ही। तो वहाँ पर ये आएगा, आपको सबके लिए अलग अलग फीस देनी पड़ेगी, जो उसके लिए अगर आप सेपरेट सूट फाइल करते तो उसके बाद पत्र में जो अलग अलग। सेम यही बात थोड़े से घुमाकर इन्होंने क्लॉज 2 में लिख दी, ठीक है ना। क्लॉज 2 में ये क्या कह रहे हैं, जहाँ एक ही वाद हेतु पर आधारित एक से अधिक अनुतोष संयुक्त रूप से किसी वाद में चाहे गए, वहाँ पर आपने सेपरेट मांगे थे, यहाँ पर आप संयुक्त रूप से एक ही अनुतोष मांगे। एग्जाम्पल वही है लगभग,
ठीक है ना। तो बस आप तो टाइटल याद कर लें, ज़्यादा डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है। तो उस सब के लिए आपको सेपरेट फीस देनी पड़ेगी, ठीक है ना। कुल मिलाकर एक बाद में अगर एक से ज़्यादा चीज़ मांगोगे, एक से ज़्यादा रिलीफ मांगोगे, चाहे वो आप ये कहें कि नहीं साहब हम तो कॉज ऑफ एक्शन तो एक ही है, लेकिन कॉज ऑफ एक्शन एक ही है, लेकिन जैसे अपन सेक्शन 34 पर चले जाएं तो सेक्शन 34 में आप ऐसी चीज़ का डिक्लेरेशन मांग रहे हो जिसका आपको पोजीशन भी मांगना पड़ेगा, क्योंकि सेक्शन 34 कहती है कि आपको वैसे तो डिक्लेरेशन आप किसी भी चीज़ का सेपरेटली मांग सकते हो, लेकिन यदि उसके साथ कोई अन्य चीज़ भी मांगी जानी चाहिए और जो आप नहीं मांगते हो तो आपको डिक्लेरेशन भी नहीं कराया जाएगा। एसआरए में सेक्शन 34 यही कहता है ना। अब मान लो आप कोई एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि नहीं साहब हम तो केवल वो चीज़ मांग रहे हैं, तो डिक्लेरेशन चाहिए, लेकिन डिक्लेरेशन दिया कहाँ जाएगा आपको? अगर आप पोजीशन नहीं मांगोगे, आप टाइटल मांग रहे हो, पोजीशन भी है दूसरे के पास, तो डिक्लेरेशन कहाँ कराएगा? सेक्शन 34 ही मना कर रही है, तो एप्लीकेशन अलाउ ही नहीं होगी। तो ऐसी स्थिति में आप चाहें ना चाहें कोर्ट तो आपको पोजीशन भी दिलाएगा ना, तो फिर उसके लिए फीस भी लेगा। आपने मांगा नहीं है लेकिन उसको दिलाना पड़ रहा है तो फीस भी लेगा। परंतु यदि कोई अनुतोष मुख्य अनुतोष के, ये भी लगभग वही एग्जाम्पल है, मुख्य अनुतोष के अनुषंगी रूप में चाहा गया है, ठीक है, तो ये भी वही एग्जाम अनुषंगी यानी कि जुड़ा हुई, यानी कि मुख्य अनुतोष जो आप रिलीफ मांग रहे हैं, जैसे 34 का ही है, तो जो रिलीफ आप मांग रहे हैं लगभग सब मिलते जुलते ही हैं। कुल मिलाकर दो बातें यहाँ पर कर लें कि यदि आपने एक केस में क्लॉज 1 और 2 क्या कहता है, एक केस में एक से अधिक रिलीफ मांगे हैं तो वो सबकी आपको सेपरेट फीस देनी पड़ेगी। और यदि अनुषंगी उपयोग, वो जो रिलीफ आपने मांगा है, कॉन्सिक्वेंशियल रिलीफ मांगा है, जैसे 34 और टाइटल और पोजीशन की बात कर लें, तो उसके लिए आपने भले ही मांगा नहीं है वो, लेकिन उसके साथ में कोर्ट को देना पड़ रहा है, तो फिर उसके लिए भी आपको एक बाबत प्रभार हो, केवल मुख्य अनुतोष की बाबत, ठीक है। यहाँ पर ये कर रहे हैं कि मुख्य अनुतोष की बाबत प्रभार होगी, कॉन्सिक्वेंशियल रिलीफ ऐसा है जो कोर्ट को देना पड़ रहा है और जो आवश्यक नहीं है, ठीक है। बाकी हाँ, क्लॉज 3 देखें, जहाँ एक ही बाद हेतु पर आधारित एक से अधिक अनुतोष किसी बाद में अनुकल्पित रूप से चाहे गए हैं। एक ही बाद हेतु पर एक से अधिक अनुतोष अनुकल्पित रूप से चाहे गए, वैकल्पिक रूप से या तो ये, जैसे अपन सेक्शन 21 और 22 में चले जाएं कि यदि जैसे हम कहते हैं ना कि साहब या तो हमें स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कराया जाए, नहीं तो कंपनसेशन दे दिया जाए, ये करते हैं ना हम, और वो ऑप्शनल होते हैं। जैसे सीआरपीसी में भी हम चले जाते हैं, जैसे 304B और 302 का ऑप्शनल चार्ज लगाया जाता है और एक में आपको डिसीजन दे दिया जाता है। तो यहाँ पर फिर वही वाली बात आ जाती है कि आपसे फीस वही ली जाएगी जो न्यायालय ने आपको रिलीफ दिया है। जैसे हम अभी अपील की बात कर रहे थे सेक्शन 13 में, अब अपील कोर्ट ने कुछ किया ही नहीं है तो अपील कोर्ट उसकी फ़ीस वापस कर रहा है। तो यहाँ पर आपने एक ही केस में ऑप्शनल रिलीफ मांगे हैं, या तो ये, और न्यायालय ने आपको एक रिलीफ उनमें से दे दिया है, तो आपसे वही फीस ली जाएगी जो बड़ी होगी उसमें, ठीक है। तो इसमें वैसे तो ये होना चाहिए था कि भाई जो रिलीफ दिया गया है, लेकिन इसमें ये कह रहे हैं जो बड़ी रिलीफ, जो बड़ा फीस होगी वो ली जाएगी, ठीक है। वाद पत्र पर उन फीसों में सबसे बड़ी फीस प्रभार होगी। तो यहाँ पर ये याद कर लें, वैसे कॉन्सेप्चुअल तो मेरे हिसाब से ये होना चाहिए था कि जो रिलीफ दिया गया है वैकल्पिक वो फीस लेनी चाहिए थी, लेकिन अब ये कह रहे हैं बड़ी फीस ली जाएगी तो बड़ी फीस ली जाएगी, ठीक है। क्लॉज 4 छोड़ दें। अब आ जाता है 18, परिवादियों की लिखित परीक्षा। ये हम चले जाएं सीआरपीसी सेक्शन 200 में। सीआरपीसी सेक्शन 200 में क्या होता है, जबकि परिवाद पर संस्थित मामलों में न्यायालय क्या करेगा, परिवादियों और उपस्थित साक्षियों की शपथ पर परीक्षा करेगा, ठीक है। तो क्रिमिनल केसेस में कहते हैं जैसे आपने एफआईआर कराई तो एफआईआर के लिए आपको फीस नहीं देनी होती है। ऐसा मैटर है जो पुलिस की तरफ से फाइल किया गया है, आपको फीस नहीं देनी पड़ती है। लेकिन यदि आप कंप्लेंट फाइल करते हैं, परिवाद पर केस फाइल करते हैं, तो उसके लिए आपको फीस देनी पड़ेगी, ठीक है। तो पढ़ते हैं, जब ऐसे व्यक्ति की जो सदोष परिवाद अवरोध के अपराध का या ऐसे अवरोध के अपराध का या ऐसे अपराध से जिसके लिए पुलिस वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकते हैं, भिन्न किसी अपराध का परिवाद किया जाता है, ठीक है। तो इनसे भिन्न अपराध का परिवाद किया जा रहा है। इसका मतलब ये कह रहे हैं, बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं, क्या समस्त परिवाद के मामलों में ऐसा होगा? नहीं। ये कहते हैं सदोष अवरोध और सदोष परिरोध के मैटर में अगर कंप्लेंट फाइल की जाती है तो उस पर फीस दे नहीं होगी,
और यदि ऐसे किसी अपराध में कंप्लेंट फाइल की जाती है जिसमें पुलिस वारंट के बिना गिरफ्तारी कर सकती है तो भी फीस देनी होगी। लेकिन इससे भिन्न मैटर जितने भी हैं उसमें यदि आपने कंप्लेंट पर केस फाइल किया है तो आपसे फीस ली जाएगी, जो कि कितनी होगी, 5 रुपये। अच्छा, छत्तीसगढ़ में 2 रुपये होगी। प्रथम या एकमात्र परीक्षा दंड प्रक्रिया लेखबद्ध की जाए परिवादी, तब परिवादी 5 रुपये की फीस का संदाय करेगा उस दशा के सिवाय जब न्यायालय ने ऐसा परिहार करना ठीक समझे। तो छत्तीसगढ़ में 2 रुपये, मध्य प्रदेश में या कॉमन लॉ में हम कहें 5 रुपये है। कॉमन लॉ मतलब ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ है उसमें 5 रुपये है। लेकिन अब यहाँ पर कौन से कंप्लेंट मैटर की बात कर रहे हैं, तो सारे कंप्लेंट मैटर में आपको फीस देनी पड़ेगी, परिवादी को 5 रुपये। लेकिन इसमें से कुछ चीज़ें उन्होंने हटा दी। ऐसे कंप्लेंट मैटर जो सदोष अवरोध और सदोष परिरोध के लिए कंप्लेंट कर रहे हैं उसमें नहीं देनी पड़ेगी, या फिर ऐसे कंप्लेंट मैटर जिसमें बिना वारंट के गिरफ्तारी की जा सकती है उसमें नहीं देनी पड़ेगी। ठीक है, तो सेक्शन 19 में हमें आप ये सारे कंटेंट पढ़ लें। बेसिकली सेक्शन वाइज देखें, है ना, केवल सेक्शन वाइज इसको, और कंटेंट अंदर से देख लें। वैसे तो इसमें से पूछे जाने की संभावना है नहीं सेक्शन 19 में। ठीक है, अब आता है चैप्टर 3A। इसका टाइटल, इसको हम ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, कुछ के केवल टाइटल करेंगे। टाइटल इसका बड़ा महत्वपूर्ण है, प्रोबेट, प्रशासन पत्र और प्रशासन प्रमाण पत्र। इससे रिलेटेड ये दिया गया, हम इसको अंदर से डीपली नहीं पढ़ेंगे, इसमें ऑब्जेक्टिव आने की ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है नहीं। केवल ये पढ़ेंगे सेक्शन 19A, जहाँ बहुत अधिक न्यायालय फीस संदिग्ध की गई है वहाँ अभिमुक्ति। अब नो डाउट अगर न्यायालय फीस ज़्यादा आपको दी गई, तो अभी तक हम यही पढ़ते चले जा रहे हैं कि अगर ज़्यादा न्यायालय फीस आपका कोर्ट फीस पहुंच गई है तो उससे विमुक्ति वो तो माफ़ की जाएगी, आपको रिफंड की जाएगी। तो कहते हैं जहां की बिल के प्रोबेट के लिए, प्रशासन पत्र के लिए आवेदन करते समय किसी व्यक्ति ने मृतक की संपत्ति का प्राक्कलन उस मूल्य से जो तत्पश्चात साबित होता है अधिक पर किया है, तो संपत्ति का प्राक्कलन गलत तौर पर कर लिया गया है तो क्या होगा, किया है, और परिणाम स्वरूप उसने वो बहुत अधिक फीस न्यायालय में संदत किए हुए हैं, संपत्ति के सही मूल्य के अविनिश्चय के 6 माह के अंदर ऐसा व्यक्ति उस स्थानीय क्षेत्र में प्रोबेट प्रशासन पत्र अनुदत्त किया गया है, मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी के समक्ष प्रोबेट प्रशासन पत्र पेश करेगा। तो ये आपको प्रोबेट प्रशासन पत्र ये बताते हुए कि यहाँ पर जो फीस, जो वैल्यूएशन निकाला गया प्रॉपर्टी का गलत निकाला गया, अधिक निकाला गया, हमने अधिक फीस जमा की है, 6 माह के अंदर किसके यहाँ करोगे, ये नाम नया है, यहाँ पर कोर्ट और उसकी बात नहीं आ रही है, लिपिक की मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी के समक्ष। ठीक है, इसके यहाँ आपको पेश करनी पड़ेगी, तो पेश करनी पड़ेगी। तो ये क्या करेगा आगे, क्लॉज देखें तो वह ABC 3 क्लॉज इसमें दिए गए हैं, तो वह वहाँ उक्त प्राधिकारी प्रोबेट प्रशासन पत्र पर, ये ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं क्योंकि 3 है, ABC उपरोक्त तो सभी वाला ऑप्शन आ सकता है। तो प्रोबेट प्रशासन पत्र पर के स्टाम्प को यदि वह पहले ही रद्द ना किया जा चुका है तो रद्द कर सकता है, जो स्टाम्प था उसको रद्द करके आपको फीस वापस कर देगा, या उस पर जो न्यायालय फीस दी जानी चाहिए उसे सूचित करने के लिए अन्य स्टाम्प पर प्रतिस्थापित करने के लिए कह सकेगा। यदि कम दी गई है तो कहेगा भाई एक्स्ट्रा दे दें, और स्वविवेकानुसार उसके अंतर को वैसा अनुज्ञात कर सकेगा जैसे खराब स्टाम्पों की दशा में किया जाता है, या उसका प्रतिसंदाय धन के रूप में कर सकेगा। और स्वविवेक से क्या कर सकेगा कि उसको कुल मिलाकर, आप तो ये याद रखें, आपको धन का संदाय वापस कर देगा। तो ये किस मैटर में आ रहा है, अगर आपसे जो वैल्यूएशन है बिल के लिए, प्रोबेट प्रशासन पत्र के लिए, वो वैल्यूएशन ज़्यादा कर ली गई है तो ठीक है, ये कौन करेगा, एक तो 6 महीने के भीतर आपको ये बताना पड़ेगा किसको, मुख्य राजस्व प्राधिकारी, नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी को। बस इतना सा करना है, बाकी हमें इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव पर ज़्यादा ध्यान देना नहीं है। देख लेते हैं अगर कोई ऐसा ऑब्जेक्टिव मिलता है जो सेक्शन वाइज किया जाना है। हाँ, 19I देखें, ये आपको टाइटल वाइज करना है, प्रोबेट और प्रशासन पत्र के बारे में न्यायालय फीस का संदाय। ये ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जा सकता है सेक्शन वाइज। अच्छा, आया भी था, बहुत अच्छी बात है, यही तो टीचर की नज़र है, वो पहचान लेता है टीचर। ठीक है, चलें अब नेक्स्ट चैप्टर आता है हमारा चैप्टर 4, आदेशिकाएं फीस हैं। ये भी हमें ऑब्जेक्टिव वाइज करना है, डीपली इसमें कुछ भी नहीं है, समझने जैसा कुछ नहीं है।
आदेशिकाएं फीसों के खर्चों के बारे में नियम, तो उच्च न्यायालय यथाशक्ति शीघ्र निम्नलिखित बातों के बारे में नियम बनाएगा। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं उच्च न्यायालय से, बेसिकली केवल उच्च न्यायालय से जो रिलेटेड मैटर उनके बारे में रूल्स कौन बनाता है? उच्च न्यायालय। और उनको क्या करता है वो? राज्य सरकार से, जैसे इसमें नीचे लिखा हुआ है जब प्रकाशन, लास्ट में क्या कहते हैं 3 पॉइंट के बाद नियमों का पुष्टिकरण और प्रकाशन, तो ऐसे सब नियम जो उच्च न्यायालय, अभी अपन पढ़ेंगे इसको 1, 2, 3 क्लॉज हम पढ़ेंगे थोड़ा थोड़ा, तो ऐसे जो नियम बनाएंगे उनके परिवर्तन राज्य सरकार द्वारा पुष्ट किए जाने के पश्चात शासकीय राजपत्र में प्रकाशित किए जाएंगे और तदुपरि उन्हें विधि का बल प्राप्त होगा। तो उच्च न्यायालय जो रूल रेगुलेशन बनाता है उसमें वो क्या करता है? कैबिनेट से मंजूरी लेके, है ना, गजट नोटिफिकेशन करा के उनको कंफर्म करता है। जैसा चलें तो अब ये बात आती है आदेशिकाओं के खर्चों के बारे में नियम। तो नियम आपने देख लिया, नियम कैसे बनाए जाते हैं? जैसे भी हाईकोर्ट नियम बनाएगा उनको कैबिनेट से मंजूरी दिलाएगा, गजट नोटिफिकेशन के द्वारा से उनको विधि का बल प्राप्त होगा, उसके बाद वो नियम लागू होंगे। तो किस किस बारे में बना रहा है नियम, ये लाइटली देखना है, मैं ज़्यादा डीपली नहीं करना है। उस न्यायालय द्वारा अपनी अपीली अधिकारिता से निकाली गई और अधिकारिता के स्थानीय सीमाओं के भीतर स्थापित अन्य सिविल या राजस्व न्यायालय द्वारा निकाली गई आदेशिकाओं की तामील या निष्पादन के प्रभार पीछे। तो आदेशिकाएं जो होती हैं सिविल अधिकार के अधीन जो भी आदेशिकाएं निकालता है उसके लिए कितनी फीस है? फीस बहुत कम होती है, बहुत नॉमिनल फीसेस रहती हैं। उसके लिए क्या होगा? तो यहाँ पर इन्होंने शब्द का उपयोग किया है सिविल या राजस्व न्यायालय द्वारा, ठीक है ना। दूसरे मैटर में ये कर रहे हैं स्थापित दंड न्यायालय द्वारा, ऐसी सीमाओं के भीतर स्थापित दंड न्यायालय द्वारा उन अपराधों के मामलों में जो उन अपराधों से भिन्न है जिनके लिए पुलिस अधिकारी वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकते हैं, निकाली गई आदेशिकाओं की तामील और निष्पादन के लिए प्रभार पीछे। जिनमें वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकते हैं उसमें तो गवर्नमेंट का खर्चा होता है, बाकी के लिए यदि आपको सामान वगैरह निकलवाना है तो उसके लिए फीस कितनी होगी वो भी हाई कोर्ट नियम बनाएगा। नेक्स्ट, उन चपरासियों और अन्य सब व्यक्तियों का पारिश्रमिक जो न्यायालय की इजाज़त से आदेशिकाओं की तामीली और निष्पादन में नियोजित है। तो हर वहाँ पर कई चपरासी है जो क्लर्क होते हैं जो आदेशिकाओं की तामील कराते हैं। जैसे समन जाता है तो एक व्यक्ति पूरे समन ले जाके समन करेगा, है ना, पोस्ट करेगा, तो उनके लिए क्या फ़ीस होती है, उनके क्या चार्जेस होंगे, उसके लिए नियम बनाएंगे। उच्च न्यायालय द्वारा इस प्रकार जो नियम हैं उन समय समय पर परिवर्तित और परिवर्धित कर सकेगा। ठीक है, चलें बाकी छोड़ें। अब आती है आदेश का फीस की सारणी। तो ऐसी तामील और निष्पादन के लिए प्रभार फीसें दर्शित करने वाली एक सारणी अंग्रेजी भाषा में और ऐसी देसी भाषाओं में हर एक न्यायालय के सहज दृश्य भाग में अभिदर्शित किया जाएगी। तो कोर्ट में लगी होगी जहाँ पर लोग इजीली देख सकते हैं, इंग्लिश में या फिर ऐसी लैंग्वेज में जहाँ पर जो लोकल लैंग्वेज है किसी कोर्ट की। केरल में वहाँ की लैंग्वेज में लगी होगी, ग्वालियर में वहाँ की लैंग्वेज में लगी होगी। तो इस तरीके से अंग्रेजी में और ऐसी भाषा तो इंग्लिश में भी होगी और अदर लैंग्वेज में भी होगी। तो टाइटल वाइज ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको देख लें। 22, जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में चपरासियों की संख्या। जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में चपरासियों की संख्या क्या होगी? तो ये क्या होगा? उच्च न्यायालय द्वारा बनाए गए और राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित नियमों के अधीन रहते हुए हर जिला और हर जिला मजिस्ट्रेट, हर जिला न्यायाधीश और हर जिला मजिस्ट्रेट अपने न्यायालयों के लिए चपरासियों की संख्या नियत करेगा। सीधी सी बात है, जो कैसे करेगा? बाय नोटिफिकेशन, गजट नोटिफिकेशन के माध्यम से करेगा उच्च न्यायालय और राज्य सरकार से गजट नोटिफिकेशन कराएगा कि उसके जिला न्यायालय यानी कि सिविल कोर्ट में और हर जिला मजिस्ट्रेट के न्यायालयों में यानी क्रिमिनल कोर्ट में कितने चपरासी होंगे उसकी संख्या कैसे डिसाइड की जाएगी? उच्च न्यायालय करेगा गजट नोटिफिकेशन के माध्यम से। मुफस्सल न्यायालयों में चपरासियों की संख्या, तो इसमें भी कौन करेगा? उच्च न्यायालयों की मामूली आरंभिक सिविल अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के बाहर के लघुवाद न्यायालयों के संबंध। छोड़ दें इसको, चलो कर लेते हैं। न्यायालयों को संबंधित विधि का समीकरण संशोधन करने के लिए स्थापित हर लघुवाद न्यायालय इस धारा के तो लघुवाद न्यायालय में जहाँ करना है तो वहाँ लघुवाद न्यायालय इस धारा के प्रयोजनों के लिए जिला न्यायाधीश के अधीन समझा जाएगा। जिला न्यायाधीश के अधीन समझा जाएगा, इसका मतलब इस पर सेक्शन 22 अप्लाई हो जाएगी, है ना। तो 22 अप्लाई हो जाएगी, यानी कि उच्च न्यायालय राज्य सरकार के अनुमोदन से ऐसे संख्या निर्धारित करेगा इनकी, जैसे कि लघुवाद न्यायालय के न्यायाधीशों की, जैसे कि वो जिला न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालय हैं। ठीक है। 23, राजस्व न्यायालयों में चपरासियों की संख्या।
अब अभी तक ये सिविल और क्रिमिनल कोड की बात कर रहे थे, फिर उन्होंने 22 में इन्होंने सिविल और क्रिमिनल कोड की बात की चपरासियों की संख्या के संबंध में, फिर मुफस्सल न्यायालयों में चपरासियों की संख्या के बारे में बात की, फिर राजस्व न्यायालय में चपरासियों की संख्या के बारे में बात कर रहे हैं। इसका मतलब यदि आपसे पूछा जाए चपरासियों की संख्या के बारे में रूल रेगुलेशन बनाने के वो प्रोविज़न कहाँ दिए गए हैं, तो स्पेशली सिविल, क्रिमिनल और रेवेन्यू कोड में कहाँ कहाँ दिए गए? 22, 23 कहाँ गए? अच्छा 22 में एक ही है, 22 और 23 में इसमें दिए गए है ना। 22 में 2 पैरा बना दिए गए, पहला पैरा है सिविल और क्रिमिनल से, दूसरा पैरा है मुफस्सल न्यायालयों से, और तीसरा ये सेक्शन 23 है वो राजस्व न्यायालय। तो ये आप अपने दिमाग में रखें, हो सकता है इस तरीके से कोई ऑब्जेक्टिव वो बनाकर दे दें। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा चैप्टर 5, फीसों के उद्ग्रहण के ढंग के विषय में। तो फीसें कैसे उद्ग्रहित की जाएंगी इसके बारे में थोड़ा सा अपन बात कर लें। जो फीस होती है हमारी वो 2 तरीके से ली जाती है, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में ही फर्स्ट लेक्चर में बात की थी कि फ़ीस ऐसे नहीं ली जाती है कि आपसे कैश में दे दिया जाए, कैश जमा कर दें या मोबाइल से स्कैन कर लें, क्या कहते हैं उसको, बार कोड स्कैन कर लें, है ना, या नंबर दे दें, ऐसे नहीं होती है। फ़ीस दी जाती है आपसे स्टाम्प के रूप में। स्टाम्प आपके 2 प्रकार के होते हैं, एक तो स्टाम्पित होता है, आपको पेज मिलता है, दूसरा आदेशित चिपकाने वाले यानी कि टिकट के रूप में। जैसे आप 317 के उस पर लगाते हैं टिकट, तलवाना आप बेचते हैं तो उस पर 2 रुपये के 4 रुपये के टिकट लगाते हैं। 317 की एप्लीकेशन पर कितने की फ़ीस लगती है? 10 रुपये की ऑलमोस्ट, मतलब इस तरीके की जितनी भी एप्लीकेशन पे उन पर कम से कम 10 रुपये की मिनिमम फ़ीस लगती है। तो वो कैसे लगती है? आदेशित, जो उसमें आदेशित शब्द का उपयोग किया गया, हिंदी में क्या किया गया, असन, है ना, जो भी है, तो उसका उपयोग किया गया। तो या तो स्टाम्प के रूप में होगी, स्टाम्प जो पत्र आता है A4 साइज़ का उस पर, ठीक है ना। दूसरी चीज़, या फिर आदेशित वो टिकट के रूप में होगी, चिपकाने वाले टिकट के रूप में। तो इस तरीके से फ़ीसें उद्ग्रहणीय होती हैं और ये सब राज्य सरकार के खाते में जाती हैं। अब आजकल फ़ीस का एक नया प्रारूप आ गया है, जो टिकट को अगर छोड़ दिया जाए तो जो स्टाम्प फीस थी वो इलेक्ट्रॉनिक रूप में आने लगी है। पहले तो ये होता था स्टाम्प इतने लगते थे, कई बार वैल्यूएशन इतनी होती थी केस की, इतनी ज़्यादा वैल्यूएशन होती थी कि कोर्ट की जो फाइल है, हम कहते हैं कोर्ट में मोटी मोटी फाइलें होती हैं, उससे ज़्यादा मोटी होती थी कोर्ट फीस की फाइल। इतनी, मतलब उसके लिए एक अलग से बढ़िया मजबूत सी फाइल लानी पड़ती थी, उसमें कोर्ट फीस पैक करके नंबर डालना पड़ता था, कौन से कोर्ट केस की कौन सी फाइल की कोर्ट फीस है। तो वो बड़े मोटी मोटी फाइलें हुआ करती जो स्टाम्प वाली थी। पता पड़ा हम कह रहे हैं लाखों रुपए में है और उसके पास स्टाम्प वेंडर है, उसके पास जो है हज़ार रुपए वाले स्टाम्प है, क्या करोगे? तो ऐसी स्थिति में पता पड़ा 500 रुपये वाला स्टाम्प है, 100 रुपये वाला स्टाम्प है, तो फिर वो गड्डियाँ इकट्ठी बन जाती थी। अब लेकिन वो सब मैटर ख़त्म हो चुका है, ये भी चल रहा है, लेकिन अब नॉर्मली क्या होता है, आप जो इलेक्ट्रॉनिक रूप में फ़ीस देते हैं, आजकल कंप्यूटर वाले पे जाएं, है ना, सर्विस प्रोवाइडर पर, वो आपको एक पेज पर ही सब कुछ लिख कर दे देगा। और ये फ़ीस दे जाने का, ये फ़ीस कब प्रभार मानी जाती हैं? जब ये कैंसिल कर दी जाती हैं, कैंसिल या स्टेपल कर दी जाती हैं। कैंसिलेशन का मतलब होता है उन पर कैंसिलेशन की एक सील होती है कोर्ट के पास, वो कैंसिलेशन की सील उस पर लगा देते हैं। तो ये मान ली, एक्चुअल में ये इसलिए किया जाता है, पता पड़ा तुमने फ़ीस कोर्ट फीस लगा दी, उस पर कुछ लिखा नहीं, या टिकट पर नॉर्मली ऐसा ज़्यादा होता है, क्योंकि जो स्टाम्प वाली जो चीज़ होती है उस पर तो केस का नाम लिखा रहता है, उस पर लिख दिया जाता है इस केस से रिलेटेड है, तो वो किसी दूसरी चीज़ में यूज़ नहीं की जा सकती। लेकिन जहाँ तक बात टिकट की है, आपने एक केस में मतलब हज़ारों रुपये के टिकट लग सकते हैं, किसी में कम के लगते हैं, 100, 500 जितने के भी लगते हैं, कि एक केस में हज़ारों के भी लग सकते हैं। हम तो कहते हैं 100, 500 के भी लग गए, और उस पर आपने कैंसिलेशन नहीं किया। कैंसिलेशन का मतलब टिकट पर आपने कैंसिल की सील लगा दी, ठीक है, तो वो निकाल कर दोबारा से रीयूज़ की जा सकती है, इसमें गवर्नमेंट का नुकसान होगा। तो किसी भी केस में फ़ीस दी गई तब मानी जाएगी जब वो कैंसिल कर दी गई है या फिर स्टेपल कर दी गई है। स्टेपल का मतलब यहाँ पर वो नहीं है जिससे हम पेज स्टेपल करते हैं। स्टेपल उसी टाइप की एक मशीन रहती है, हैंडमेड, मतलब हैंडमेड नहीं, हैंड यूज, तो उसको वो उस टिकट में हॉल कर देती है, और हॉल वहाँ किया जाता है उस टिकट पर जहाँ पर उस टिकट का अमाउंट नहीं लिखा होता है, मतलब अमाउंट बचा लिया जाए। बाकी किसी भी चीज़ में जो उस पर प्रिंट बने रहते हैं, कभी ताजमहल का आ जाता है, कभी गांधी जी का आ जाता है, कभी किसी भी चीज़ पर टिकट जारी कर दिए जाते हैं। आप जीएस में पढ़ते हैं ना कि अब इनके नाम से टिकट जारी किए गए, इस चित्र से, है ना, कभी सांची के स्तूप के नाम से टिकट जारी किए, वो भले ही स्टेपल हो जाए। स्टेपल का मतलब उसमें हॉल कर देना, हॉल कर दिया, या तो आपने कैंसिल कर दिया या हॉल कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ, अब वो रीयूज़ नहीं किया जाएगा, यानी कि अब किसी को किसी दूसरे केस में टिकट लगाना है तो उसके लिए टिकट खरीदने पड़ेंगे, और वो पैसा कहाँ जाएगा, सरकार के खाते में।
तो उसका नुकसान ना हो इसलिए उन्होंने कहा है कि उसको यूज हम कब मानेंगे, तब वो कैंसिल या स्टेपल किए गए हैं। चलें तो पढ़ते हैं सेक्शन 25, फीसों की स्टाम्प द्वारा वसूली। तो कैसे कैसे फीस वसूले जाएंगे? प्रभार फीसें स्टाम्पों या ऐसी रीति में जैसी कि भेद किया जाए, राज्य सरकार को भुगतान इलेक्ट्रॉनिक अंतरण द्वारा किया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक अंतरण द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक आप समझ गए, आजकल जो मतलब ऑनलाइन ई स्टाम्प से कर देंगे, उसमें एक ही पेज पर सब कुछ मेंशन रहता है, भले ही कितनी की भी फीस दे दें। अब स्टाम्प या ई स्टाम्प द्वारा किया जाएगा और वो किसके खाते में जाती है? राज्य सरकार, वो कोर्ट के पास नहीं जाती है, राज्य सरकार के खाते में। 26 स्टाम्पों का छापित या आसंजक होना। छापित या आसंजक होना इसका मतलब है, छापित यानी कि स्टाम्प जो मैंने A4 साइज़ के पेज पर बताया, जिस पर लिखा रहता है 50 रुपये का स्टाम्प, 100 रुपये का स्टाम्प या 1000 रुपये, आपने अलग अलग जगह पर अलग अलग कामों में यूज़ किए होंगे, फॉर्म भरने में भी कई बार यूज़ होते थे, है ना। तो वो हर स्टाम्प या आसंजक यानी कि जो टिकट होते हैं चिपकाने वाले, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, तो वो हो गया, बस सेक्शन वाइज कर लेना। 27 स्टाम्पों के प्रदाय, संख्या, नवीकरण और लेखे रखे जाने के लिए नियम। ठीक है, तो इसके लिए रूल रेगुलेशन क्या है कि स्टाम्प कैसे प्रदाय किया जाएगा, उनके संख्यांक क्या होंगे, नवीकरण और लेखे के नियम क्या होंगे। तो ये कौन बनाएगा? समुचित सरकार, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को कहाँ डिफाइन किया गया है? 1A में, सेक्शन 1 है ना, A में। तो इसको बाकी ये सब छोड़ दें जो इसमें दिया है, बस सीधे प्रोविजो पे आ जाएं। परंतु उच्च न्यायालय में धारा 3 के अधीन उपयोग में लाए गए स्टाम्पों की दशा में ऐसे नियम उस न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से बनाए जाएंगे। तो धारा 3 में जो स्टाम्प यूज में लाए जाएंगे उसके लिए नियम कौन बनाएगा? मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से बनाए जाएंगे। ठीक है, ऐसे सब नियम शासकीय राजपत्र में प्रकाशित किए जाएंगे और विधि का बल प्राप्त होगा उन्हें। ठीक है, चलें बस इतना सा करें। फिर आता है अनवधानता से ली गई दस्तावेज का स्टाम्पित किया जाना। तो कोई दस्तावेज जिस पर इस अधिनियम के अधीन स्टाम्पित होना चाहिए विधिमान नहीं होगी यदि और जब तक उचित रूप से स्टाम्पित नहीं है। तो कोई भी दस्तावेज यदि आपको उसको स्टाम्पित करना, उस पर फीस देनी है, अगर आपने उस पर वो स्टाम्पित नहीं किया है, स्टाम्प के माध्यम से देनी है, तो फिर वो वैल्यूएबल नहीं होगी और वो कोर्ट में नहीं ली जाएगी। किंतु यदि ऐसी कोई दस्तावेज या भूल अनवधानता से किसी न्यायालय के कार्यालय में ले ली जाती है, फाइल कर ली जाती है, अगर कोई ऐसी दस्तावेज है जो आपको कैसे देनी चाहिए थे? स्टाम्प के माध्यम से, ठीक ना, कुल मिलाकर फीस के साथ में देनी चाहिए थी और आपने नहीं दी जाती, वो फीस नहीं दी है और न्यायालय ने उसको गलती से एक्सेप्ट कर लिया है, तो क्या होगा? तो यथास्थिति पीठासीन न्यायाधीश या कार्यालय का प्रधान उस उच्च न्यायालय की दशा में ऐसे न्यायालय को कोई भी न्यायाधीश यदि वह ठीक समझे तो आदेश दे सकेगा कि ऐसे दस्तावेज उसके नियमानुसार निर्देशानुसार स्टाम्पित की जाए और ऐसी दस्तावेज के तदनुसार स्टाम्पित हो जाने पर तथा उसे संबंधित हर कार्यवाही वैसे ही विधिमान होगी मानो वह आरंभ से ही उचित स्टाम्पित थी। तो कोई डॉक्यूमेंट जो स्टाम्पित किया जाना चाहिए था तो बिना स्टाम्प के नहीं एडमिट किया जाएगा। यदि कर लिया गया है तो बाद में कौन कौन कर सकता है इसका? पीठासीन न्यायाधीश। तो जिस कोर्ट में भी केस चल रहा है उसका पीठासीन न्यायाधीश या कार्यालय के प्रधान या उच्च न्यायालय की दशा में ऐसे न्यायालय का कोई भी न्यायाधीश। तो हाई कोर्ट का अगर मैटर है तो हाई कोर्ट का कोई भी न्यायाधीश उसके संबंध में फीस मांग सकता है और अगर वो स्टाम्पित कर दी जाती है, स्टाम्पित कर दी इसका मतलब उससे फीस दे दी जाती है, तो वो ऐसे पढ़ी जाएगी जैसे कि पूर्व से ही स्टाम्पित फीस थी। अब 28 आता है। अब छोटी छोटी सेक्शन ऑब्जेक्टिव वाइज ही करनी है। यदि किसी सिविल न्यायिक दंडिक राजस्व मामले में जिसका निपटारा हो चुका है के अभिलेख की परीक्षा करने पर लोक अधिकारी पाता है। कौन पाता है? यहाँ लोक अधिकारी पाता है। क्या होता है, जैसे जब कोई डिसीजन हो जाता है तो उस पर ये चेक करते हैं, नॉर्मली करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते, चेक करते हैं कि भाई कितनी फीस इसमें। जैसे कई बार क्या होता है, जैसे हमने कहा उसको हम कैंसिलेशन कर देंगे, कैंसिल की सील लगा देंगे, तो वो चेक करते हैं उस पर कि ये कैंसिल किया गया है नहीं किया गया। या इस मान लो कोई आपने वो ग्रीन पेज 317 तो नॉर्मली आप ग्रीन पेज पर देते हैं, तो जितनी भी एप्लीकेशन लगी हैं ये चेक करते हैं गलती से ऐसा तो नहीं है कि किसी चीज़ पर जो फीस देनी चाहिए थी छूट गई है, तो वो पूरा चेक किया जाता है। तो जहाँ कैंसिलेशन नहीं होता वहाँ कैंसिल कर दिया जाता है। प्रोसेस बता रहा हूँ, नॉर्मल प्रोसेस क्या चलता है। और यदि ऐसा लगता है कि इस डॉक्यूमेंट में फ़ीस देनी चाहिए थी और इस पर तो फीस है ही नहीं, तो फिर
वो उस डिसीजन की फ़ीस उससे मांगी जाती है। तो बाद में पता पड़ा 100-200 रुपये की फ़ीस निकल आई है टिकट, या किसी एप्लीकेशन पर 10 रुपये का टिकट नहीं लगा, तो वो सब मांगा जाएगा। पाता है कि इस अधिनियम द्वारा प्रतिनिधि बनाए गए नियमों के अधीन देय फीसें उसमें उपदर्शित या अभिलिखित किसी दस्तावेज पर नहीं दी गई हैं। ठीक है, जब चेक करते हैं ना बाद में तो पता पड़ता है फीस ही नहीं दी गई यार इस पर, तो क्या होगा, या अपर्याप्त रूप से दी गई है, तो वह न्यायालय पीठासीन अधिकारी या संबंध राजस्व अधिकारी को इस तथ्य की रिपोर्ट करेगा। तो पीठासीन अधिकारी को, जो क्लर्क होगा वो पीठासीन अधिकारी को या संबंध राजस्व अधिकारी को रिपोर्ट करेगा कि इस पर इतनी फीसें नहीं ली गई हैं, या तो दी नहीं गई या कम दी गई हैं। तो पीठासीन अधिकारी और राजस्व अधिकारी क्या करेगा, दे, जिससे कि फीस उसका अंतर है, कोई भी वसूल नहीं होगा। उचित, बीच से पढ़ रहा हूँ, अभिलिखित करेगा कि उचित फीस नहीं चुकाई गई है और देय फीस की रकम का तथा उस व्यक्ति का जिससे कि फीस या उसका अंतर यदि कोई हो वसूलनीय होगा का अवधारण करेगा। तो किस व्यक्ति से वो वसूलनी है, कितनी फ़ीस दी जानी है और किस व्यक्ति से वसूलनी है, उसका अवधारण करेगा कि ये फ़ीस, इतनी फ़ीस इस व्यक्ति से वसूलनी है। तो अभी हमने क्लॉज 2 में क्या किया कि किस व्यक्ति से वसूलनी है, जो अंतर है, तो भाई कितनी फ़ीस वसूलनी है, उसका अवधारण हुआ। फिर उसके बाद क्लॉज 3 में उसको बीच से देख रहे हैं कि उसको नोटिस जारी करेगा कि और तद्दिन अवधारित फीस को चुकाने का आदेश क्यों ना दिया जाए। एक कारण बताओ नोटिस दिया जाएगा कि भाई आपके पास फीस है, आपको ये अवधारित फीस चुकाने का आदेश क्यों ना दिया जाए, है ना। उसके बाद करेगा पुष्टि हो जाने पर राजस्व ऐसे नोटिस में निर्दिष्ट तारीख के पूर्व उचित फीस को चुकाने की अपेक्षा करने वाला आदेश जारी करेगा। ठीक है, तो ओवरऑल प्रोसीजर यहाँ पर क्या निकला अभी तक, क्लॉज 3 तक ये निकला कि भाई कोर्ट का जो लोक अधिकारी है कोई भी, वो किसी भी फाइल में जो डिसाइड हो चुकी है, चाहे वो किसी भी मैटर की हो, वो डिसाइड हो चुकी है, उस पर लोक प्राधिकारी क्या करेगा, वो देखेगा कि इसमें कोई ऐसा तो नहीं है कि फ़ीस दी नहीं गई है या पर्याप्त फीस दी गई है। अगर ऐसा है तो वो किसको बताएगा, पीठासीन अधिकारी को, यानी जिसने डिसीजन किया है, या राजस्व ऑफिसर को बताएगा कि भाई इस पर इतनी फ़ीस नहीं आई है। तो वो क्या करेंगे, राजस्व ऑफिसर ये डिसाइड करेगा कि ये फ़ीस किससे ली जानी, कितनी फ़ीस और किससे ली जानी, क्लॉज 2, और जिससे ली जानी उसको नोटिस जारी किया जाएगा, कारण बताओ नोटिस, कि आपसे फ़ीस क्यों ना ली जाए, और उसको फ़ीस देने का एक आदेश देगा कि आप फ़ीस जमा करें। ये क्लॉज 3 था। अब क्लॉज 4 में क्या होगा, अगर आदेश दे दिया गया है और यदि वो आदेश के अनुसार फीस जमा करने में असफल रहता है, तो क्लॉज 4 में हम भू राजस्व के बकाया की तरह उसको वसूल लेंगे। भाई जो भी फीस है पूरे लॉ में, जो फीस, कोई भी फीस है या कोई कुछ भी ऐसी चीज़ है, जुर्माना वगैरह, कैसे वसूला जाता है, भू राजस्व के बकाया की तरह। सेक्शन 147 लैंड रेवेन्यू कोड, MP लैंड रेवेन्यू कोड, ठीक है ना, और हो सकता है किसी में और कुछ हो। तो इस तरीके से तो पूरे प्रोसेस समझ में आ गया। ये सेक्शन 28A किसके संबंधित है, जहां फीस गलती से दी नहीं गई है, अपर्याप्त दी गई है, और ये अप्लाई कब हो रही है, जब केस में डिसीजन फाइनली हो चुका है। तो पूरा प्रोसेस है, बड़ा मतलब शॉर्ट प्रोसेस है, कुछ बात नहीं है। बस आपको यहाँ पर लोक अधिकारी याद करना है, पीठासीन अधिकारी और राजस्व अधिकारी याद करना है, बस, और कुछ नहीं। अब आता है 29 संशोधित दस्तावेज। तो यदि केवल भूल के सुधार के लिए, इसमें अंडरलाइन करें, दस्तावेज केवल भूल का सुधार करने के लिए वो किया गया है, यूज़ किया गया, तो उस पर कोई फीस देना आवश्यक नहीं है। ठीक है, भूल सुधार के लिए यदि कोई दस्तावेज में संशोधन किया गया तो उस पर फीस नहीं दी जाएगी। 30 स्टाम्प का रद्द किया जाना। कोई भी दस्तावेज जिस पर इस अधिनियम के अंदर स्टाम्पित है, किसी भी न्यायालय या कार्यालय में जब तक स्टाम्प रद्द नहीं कर दिया जाता तब तक ना तो फाइल किया जाएगा ना उस पर कार्रवाई की जाए। ये वही चीज़ है कैंसिलेशन, है ना, क्योंकि आपने पता पड़ा स्टाम्प लगा तो दिया, उसको रद्द नहीं किया, बाद में क्या करेंगे, वो निकाल लिए जाएंगे। कई लोग करते हैं ऐसा, निकाल लिए गए, दूसरी जगह यूज़ कर रहे हैं, सरकार का तो नुकसान हो रहा है ना उससे। तो तब कब यूज़ किया जाएगा, जो स्टाम्प है तो उसको रद्द कर दिया। रद्द करने के दो ही तरीके, कैंसिलेशन या स्टेपल। इसमें हो सकता है बीच में लिखा भी हो स्टेपल, हाँ लिखा है ना, क्लॉज 2 देखें। ऐसा अधिकारी जिसे न्यायालय कार्यालय प्रधान समय समय पर नियुक्त करे, ऐसे किसी दस्तावेज की प्राप्ति पर तुरंत उसका रद्दकरण उसके चित्र शीर्ष पर के ऐसे पंच करके करेगा कि स्टाम्प पर अभी उसका मूल्य अछूता रहे, और पंच करने से निकला गया भाग जला दिया जाएगा और उसको नष्ट कर दिया जाएगा। तो वो स्टेपल वाली बात है जो हॉल करने में, या तो अपन कैंसिलेशन की सील लगाते हैं, पंच करना है, स्टेपल करना का क्या मतलब है, उस पर उस जो अमाउंट लिखा है उस भाग को पंच नहीं किया जाएगा, और जो बचा कुचा भाग है उसको जला दिया। वैसे तो यूजलेस होता है, उससे कितना ही क्या हो जाएगा, लेकिन फिर भी चलो जला दिया जाएगा।
मिसलेनियस चैप्टर 6। अब आता है 31, 32 हमारी रिपील है, टोटल सेक्शन है 36, तो हमें 4 सेक्शन और देखनी है। 33 दांडिक मामलों में ऐसी दस्तावेजों का ग्रहण किया जाना जिनके लिए उचित फीस संदत्त नहीं की गई है। तो ये कहते हैं जब कभी पीटरसन न्यायाधीश की राय में दंड न्यायालय में किसी ऐसी दस्तावेज के लिए उचित फीस नहीं दी गई, फाइल या प्रदर्शित करना किया जाना न्यायालय की निष्फलता के निवारण के लिए आवश्यक है, तब न्याय की निष्फलता के लिए आवश्यक है, तो धारा 4 और 6 में अंतर्विष्ट कोई भी बात ऐसे फाइल प्रदर्शित किए जाने का प्रतिषेध करने वाली ना समझी जाएगी। तो क्या मतलब निकला? 4 और 6 किससे रिलेटेड थी? मैंने आपको 4 और 6 का कल एक वो बना, फीस नहीं दी जाती है तो वो केस फाइल नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो उससे रिलेटेड है, छोड़ दें इसमें, बस सेक्शन वाइज याद कर लें। स्टाम्पों का विक्रय, तो स्टाम्पों का विक्रय समुचित सरकार, एक्चुअल में स्टाम्पों का विक्रय, इसमें पहले आपको लाइसेंस लेना पड़ता है स्टाम्प वेंडर बनने, स्टाम्प का विक्रय करने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता है, ये है ना, ये सरकार की ओर से लाइसेंस, इसीलिए जो सारी की सारी फीस जाती है वो कहाँ जाती है? एक्चुअल में ये लोग क्या करते हैं, स्टाम्प खरीदते हैं सरकार से और उन पर कुछ ड्यूटी रहती है, जो स्टाम्प जो लोग बेचते हैं उनको उस पर फ़ायदा मिलता है, और वो जो फीस आप देते हैं वो पूरी कहाँ, सरकार के खाते में चली जाती है। चलें, जो समुचित सरकार इस अधिनियम के अधीन उपयोग में लाए जाने वाले स्टाम्पों के विक्रय के लिए नियम बनाएगी। तो चलो, समय समय पर नियम बनाएगा, कौन बनाएगा? सरकार, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, समुचित सरकार, वेरी गुड। ठीक है, क्लॉज 3 देख रहे हैं हम सीधा सीधा। स्टाम्प बेचने के लिए नियुक्त किए गए व्यक्ति को इस धारा के अधीन बनाए गए किसी नियम की अवज्ञा करेगा, या नियुक्ति ना किया गया व्यक्ति स्टाम्प बेचेगा, या तो जिसको लाइसेंस दिया गया है वो नियमों की अवज्ञा करता है, या ऐसा व्यक्ति स्टाम्प बेचता है जिसके पास लाइसेंस है ही नहीं, तब क्या होगा? कारावास से जिसकी अवधि 6 मास तक की हो सकेगी, या जुर्माना जो 500 रुपये या दोनों से दंडित किया जाए, तो 6 माह या 500 रुपये का। हाँ, इन्होंने ये नहीं बताया किस प्रकार का कारावास, कठोर या ज़्यादा। 35 फीस को कम करने या उसका परिहार करने की शक्ति, तो कौन करेगी? एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, इसमें कुछ डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फिर आता है 36 उच्च न्यायालयों के कुछ अधिकारियों की फीसों के बारे में व्यापृति। तो लेक्चर में हमारा ख़त्म होता है। चलें।